हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो कि आप लोग बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे। उसी के बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिविंग बीइंग। अगर मैं लिविंग बीइंग के बारे में आपसे पूछती हूँ तो आप लोगों के दिमाग में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो कि लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होते हैं और नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन किया है, देख लेते हैं। सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा ग्रोथ, क्योंकि हम ये बोलते रहते हैं हमेशा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। थर्ड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में आपके दिमाग में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आते होंगे। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, ओके, उसके बाद एक्सक्रीशन, देन रेस्पिरेशन, उसके साथ साथ सर्कुलेशन। ये सारे के सारे जो हमारे लिविंग बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस या हम जो एनवायरमेंटल स्टिमुलस कुछ भी होता है उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी को कॉन्शियसनेस बोला जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या ये जो ग्रोथ है, जो हम लोग बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, तो क्या ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? क्या ये नॉन लिविंग में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता? इसको समझने से पहले हमें ग्रोथ क्या होता है, इसका जो पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है ग्रोथ को लेके। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन बॉडी मास। ओके, बॉडी मास का जब इंक्रीज होता है तो हम उसको ग्रोथ का नाम दे देते हैं। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखा गया है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मतलब अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखें, लोअर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ग्रोथ कैसे होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है? आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेबोरेटरी में जब हम बैक्टीरिया का ग्रो करा रहे होते हैं तो एक कल्चर प्लेट लिया जाता है। इस तरह से एक छोटा सा प्लेट लिया जाता है, इसमें बैक्टीरिया को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन यहाँ पे रखा जाता है। न्यूट्रिएंट मीडियम इसे बोलते हैं। इसी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ कराया जाता है। मतलब बैक्टीरिया को यहाँ पे अगर आप कुछ बैक्टीरिया को यहाँ पे आप रख देंगे तो ये बैक्टीरिया इसी न्यूट्रिएंट मीडियम का यूज़ करके धीरे धीरे अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे, राइट। मतलब पहले अगर आपने 100 बैक्टीरिया रखा था तो कुछ टाइम बाद आप जैसे ही इस पर्टिकुलर प्लेट को देखने जाएंगे तो यहाँ पे आपको 1000 बैक्टीरिया नज़र आ सकते हैं। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इन नंबर हो रहा है। मतलब बैक्टीरिया का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो नंबर है वो इंक्रीज़ कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। हम जानते हैं अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मतलब ये पहले एक बैक्टीरियल सेल था, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होके 2 सेल्स बन गए हैं। मोस्टली अगर ई कोली बैक्टीरिया के बारे में बात करें या किसी दूसरे बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो मोस्टली बाइनरी फिशन आपको देखने को मिल सकता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है, या फिर और कई सारे एसेक्सुअल मीन्स होते हैं बैक्टीरिया के जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो 100 बैक्टीरिया जब 1000 बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते हैं तो किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब बैक्टीरिया का जो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके इंक्रीज़ हो रहा है नंबर, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, इंक्रीज़ इन मास। यहाँ पे देखिए 100 बैक्टीरिया का कुछ मास था पहले, और अब जब ये 1000 बैक्टीरिया हो गए हैं तो डेफिनेटली इसका मास भी ज़्यादा हुआ होगा। तो इंक्रीज़ इन मास एंड इंक्रीज़ इन नंबर, ये दोनों कैसे होते हैं, अगर मैं लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूँ तो साथ साथ इन दोनों को देखा जाता है। मतलब अगर बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज़ हुआ है इसका मतलब बैक्टीरिया का मास भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ होगा, क्योंकि हम बैक्टीरिया का जो नंबर है वो कौन से टर्म्स में ले रहे हैं, यहाँ पे कॉलोनी के टर्म्स में लेते हैं। मतलब कितना ज़्यादा बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे जैसे ही हमने बोला था पहले कि यहाँ पे 100 बैक्टीरियाज़ को हमने रख दिया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये 100 बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और अपना रिप्रोडक्शन करने के बाद नंबर इंक्रीज़ करेंगे एंड मास भी इंक्रीज़ करेंगे। उसी तरह से अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ बैक्टीरिया कॉलोनी में रख दूं तो
सेम यहाँ पे भी उनका नंबर इंक्रीज़ होगा एंड मास इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तब इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर दोनों ही ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो उनमें ग्रोथ किस तरह से होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं प्लांट्स, राइट। प्लांट्स में ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, एक बार देख लेते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने लोअर क्लासेस में भी देखा होगा कि प्लांट्स में अलग अलग तरह के मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट के ग्रोथ में काम आते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में दिया गया है जो शूट के एपिकल और एपेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है या सबसे टर्मिनल हिस्सा में प्रेजेंट होता है, उससे हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। उसी तरह से लेटरल मेरिस्टेम होता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में यूजफुल रहता है। देन रूट एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं जो रूट का ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो प्लांट में ग्रोथ किस तरह से यहाँ पे हो रहा है, किस तरह से देखने को मिल रहा है प्लांट में ग्रोथ। यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस में, और उन्हीं लोकेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होता है ये ग्रोथ भी कैसे आपको देखने को मिल रहा है, सेल डिवीज़न से आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह से अगर मैं एनिमल्स के बारे में बात करूं, एनिमल्स में ग्रोथ किस तरह से होता है। हम जानते हैं एनिमल का जो ग्रोथ है एक पर्टिकुलर पीरियड तक लिमिटेड रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस के बारे में बात करूं तो ह्यूमन में जो ग्रोथ है, अगर आप इंक्रीज़ इन हाइट के बारे में बात करें इस केस में, तो हाइट इंक्रीज जो होता है जनरली 17 to 18 ईयर तक रहता है, ओके। उसके बाद सीज हो जाता है। लेकिन अगर प्लांट्स के बारे में हम बात करें, प्लांट का जो ग्रोथ है या प्लांट का जो आप हाइट में इंक्रीज़ अगर आप मानते हैं या ओवरऑल ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ दोनों लेकर मानते हैं, तो उनका जो ग्रोथ है ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है प्लांट्स में। लेकिन एनिमल्स में लाइफ लॉन्ग ग्रोथ नहीं चलता रहता है। लेकिन एनिमल्स में क्या होगा, टिश्यू रिपेयर होते रहते हैं। टिश्यू रिपेयर क्या होता है, अगर किसी भी वजह से कहीं पे कोई चोट लग गया है, जैसे कि ऊंड, कोई ऊंड अगर बन गया है तो वो हील होता रहता है। और ये हीलिंग कैसे होगी, सेल डिवीज़न होके हीलिंग होगा। मतलब अगर इस पर्टिकुलर एरिया में आप मानते हैं सेल रप्चर हुआ है, ऊंड बन गया है, तो अगर ऊंड बन गया है तो उस एरिया के सेल्स जो हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे रप्चर हो चुके हैं, तो यहाँ पे न्यू सेल का बनना ज़रूरी है। तो ये जो न्यू सेल्स बनेंगे वो कैसे न्यू सेल्स बनेंगे, न्यू सेल बनने के लिए भी सेल का डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है। एक सेल डिवाइड होगा, 2 सेल में कन्वर्ट होगा, इसी तरह से बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे और ये पर्टिकुलर एरिया जो कि ऊंड बना था वो धीरे धीरे करके हील होता जाएगा, ओके। सो एनिमल्स में सेल का डिवीज़न एक तरह से ग्रोथ भी कहलाता है। मतलब यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ यहाँ पे हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हाइट में इंक्रीज़ के बारे में हम बात करें तो लिमिटेड टाइम तक ही हमें देखने को मिलेगा उनके में ग्रोथ, ओके। लेकिन अगर हम इंक्रीज़ इन मास को ग्रोथ मानने लगें तो फिर बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसे हैं जो कि ग्रो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सैंड ड्यून्स में क्या होता है, देखिए जैसे ही ये बहुत सारे, मतलब ये आपको डेजर्ट एरियाज़ में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ड्यून बन गया है, लेकिन ये जो ड्यून बन गया है जैसे ही बहुत ज़्यादा हवा चलेगा, बहुत ज़ोर से हवा चलेगा, तो एक पर्टिकुलर एरिया में से ये सैंड हवा में आगे चल के दूसरे एरिया में फिर से ड्यून बना सकते हैं। मतलब दूसरे एरिया में ये मास आगे चल के एक्यूमुलेट हो सकता है। उसी तरह से अगर मैं माउंटेन्स के बारे में बात करूँ तो माउंटेन्स में क्या हो रहा है, देखिए माउंटेन्स में भी धीरे धीरे काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सैंड्स वगैरह का एक्यूमुलेशन होता रहता है, ओके। कुछ जो यहाँ पे स्टोन्स होंगे वो स्टोन धीरे धीरे टूटते हैं और ये सैंड बनते चले जाते हैं। मास धीरे धीरे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरह से इकट्ठा होता हुआ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मास इंक्रीज़ हो रहा है। और हमने देखा था ग्रोथ के जो डेफिनेशन के बारे में हमने देखा था कि ग्रोथ इंक्रीज़ इन मास को भी हम कह सकते हैं। तो इस केस में जब सैंड ड्यून्स हो गया या फिर माउंटेन्स हो गए तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, ग्रो कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है अगर हम ग्रोथ को एक्यूमुलेशन ऑफ मास के टर्म्स में बात करें
तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि ग्रोथ इज़ नॉट एन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे आप लोग जानते हैं ये जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरह से ऑपरेट हो सकता है, आइदर सेक्सुअल मेथड से या फिर एसेक्सुअल मेथड से। सेक्सुअल मेथड में जैसे कि आप लोग जानते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल हायर प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है एंड हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। इसमें दो तरह के गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दोनों का फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न होने के बाद फ्यूज़न या इसी का नाम हम दे देते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा, बाइनरी फिशन के बारे में देखा होगा, उसी तरह से आपने देखा होगा बर्डिंग के बारे में, ओके, रीजेनरेशन के बारे में भी देखा होगा, फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखा होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये सारे एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आइदर सेक्सुअल मेथड को वो एक्वायर कर सकते हैं या फिर एसेक्सुअल मेथड को एक्वायर कर सकते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, जैसे कि हमने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखा था, तो बैक्टीरिया में हमने क्या देखा था कि अगर हम कल्चर प्लेट में बैक्टीरियाज को ग्रो करा रहे हैं तो जब ये बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज़ करता है, नंबर इंक्रीज़ करना ये भी ग्रोथ कहलाता है। और नंबर इंक्रीज़ कैसे कर रहे हैं ये लोग, डेफिनेटली रिप्रोडक्शन करके ही नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इनको ये दोनों टर्म्स को हम साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं या सिनोनिमस टर्म्स है। मतलब अगर यहाँ पे बैक्टीरिया 100 थे, ये 100 बैक्टीरिया 1000 बैक्टीरिया में कुछ टाइम बाद रिप्रोड्यूस करके कन्वर्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है इस बैक्टीरियल कॉलोनी का ग्रोथ हुआ है, ये भी बोल सकती हूँ। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये बैक्टीरिया यहाँ पे रिप्रोड्यूस करके 100 से 1000 में कन्वर्ट हुए हैं। इसका मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें ग्रोथ एंड जो रिप्रोडक्शन है ये दोनों टर्म साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा गया है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लिखा गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिमस इन नेचर। सिनोनिमस इन नेचर मतलब दोनों को हम साथ साथ यूज़ कर सकते हैं, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ इस कॉलोनी का ग्रोथ हुआ है, ओके, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज इन सेल नंबर का इन्वॉल्वमेंट होता है दोनों में। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो ये तो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। उसी तरह से अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया जाए तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ओके। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, देख सकते हैं आप, फ्रेगमेंटेशन बैक्टीरिया का, ओके, प्लेनेरिया का फ्रेगमेंटेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। एक मोड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ओके। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाने से पहले हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है दोनों साथ साथ चलते हैं, राइट, और दोनों को हम सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल प्लांट्स या फिर एनिमल्स, तो इनमें कैसे हो रहा है रिप्रोडक्शन, ये वाला देख लेते हैं पहले। तो प्लांट्स में अगर आप रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले कैसे पता चलता है कि रिप्रोड्यूस करने वाला है प्लांट। प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है, राइट। फ्लावरिंग कब होगी, जब प्लांट एक पर्टिकुलर फेज़ लाइफ साइकिल का कंप्लीट कर चुका होगा। मतलब प्लांट एक पर्टिकुलर ग्रोथ फेज़ को कंप्लीट कर लेगा पहले, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग होगी, ओके। उसी तरह से अगर एनिमल्स के बारे में बात करें तो एनिमल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव
एक पर्टिकुलर फेज़ के बाद होते हैं। अगर ह्यूमंस के बारे में हम देखें तो ह्यूमन में मेल में प्यूबर्टी मोस्टली 12 to 14 ईयर्स में देखने को मिलता है, फीमेल्स में जनरली 10 to 13 ईयर्स में देखने को मिलता है। और इसी प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद ही मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, राइट। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा होता है मेल्स एंड फीमेल्स में, इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, इनके हाइट में इंक्रीज़ हो रहा होता है, और भी कई सारे जो ग्रोथ के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं वो चल रहे होते हैं। इसका मतलब अगर मैं हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखूं तो मैं ये नहीं बोल सकती कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेज तक ग्रोथ हुआ है, उस ग्रोथ फेज़ आने के बाद ही यहाँ पे रिप्रोडक्टिवली ये ऑर्गेनिजम्स एक्टिव हो गए हैं, और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के बाद ही ये ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करने में केपेबल हो पा रहे हैं। उसी तरह से प्लांट्स में भी फ्लावरिंग होने से पहले यहाँ पे कुछ ग्रोथ फेज चल रहा होगा, प्लांट की हाइट इंक्रीज़ हो रही होगी, राइट, इसकी गर्थ इंक्रीज़ हो रही होगी, कुछ ना कुछ इसमें प्रोसेसेस चल रहे होंगे, राइट, और उसके बाद ही फ्लावरिंग होगा। फ्लावरिंग होने के बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप हो रहे होंगे, मैच्योर हो रहे होंगे, फिर जाके पोलन ग्रेन्स एंड एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फेनोमेनन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फेनोमेनन। मतलब दोनों का एक दूसरे से, मतलब दोनों एक साथ अकर नहीं होंगे, एक बार में एक ही कोई इवेंट अकर हो रहा होगा हायर ऑर्गेनिज्म में, आइदर हो रहा होगा तो ग्रोथ हो रहा होगा, या फिर यहाँ पे हो रहा होगा तो आपका रिप्रोडक्शन हो रहा होगा। नेक्स्ट फिर से इसी क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं कि डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्या आपको लगता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे? एंड द आंसर इज़ नो, क्योंकि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम देखते हैं और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स, अगर म्यूल्स के बारे में देखें तो म्यूल क्या है एक्चुअली, हॉर्स एंड डंकी, इन दोनों का, ये दोनों आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर है, राइट। तो म्यूल जो है एक इंटर स्पेसीज यहाँ पे एक हमने बनाया है, ओके, ऑर्गेनिज्म जो कि म्यूल है। और ये म्यूल्स कैसे होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन ये लिविंग तो हैं, क्या ये सर्वाइव नहीं कर रहा है? ये सर्वाइव तो कर रहा है, लेकिन ये म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से और एग्जांपल्स लेते हैं फीमेल वर्कर हनी बी का। यहाँ पे अगर आप हनी बी के बारे में देखें तो हनी बी खुद एक सोशल इंसेक्ट्स है, मतलब इनमें अलग अलग ग्रुप्स बने हुए रहते हैं। कुछ मेल रहते हैं जिनको आप ड्रोन के नाम से जानते हैं, कुछ फीमेल्स रहती हैं जो वर्कर फीमेल रहती हैं, और एक रहती है फीमेल जो कि क्वीन कहलाती है। क्वीन ऐसी फीमेल है जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, ड्रोन्स एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं बाकी वर्कर हनी बीज जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव रहते हैं। इसका मतलब वर्कर हनी बी ये लिविंग तो है, लेकिन ये कैसे हैं, रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होते हैं, ओके। और क्या एग्जांपल्स हो सकता है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ह्यूमन में भी आप ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देख सकते हैं, ऐसे कपल भी होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि रिप्रोडक्शन, ओके, रिप्रोडक्शन इज नॉट एन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाना, या फिर एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिले। लेकिन हमने अभी एग्जांपल्स देख लिया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज used to describe all chemical reaction involved in maintaining the living state of the cell and the organism। और मेटाबॉलिज्म कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है एक्चुअल में, सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते रहते हैं, रिएक्शंस मतलब आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में यहाँ पे पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से, राइट।
लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जो रिएक्शंस हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे रिएक्शंस जो कि हमें लिविंग सेल्स में देखने को मिल रहा है, ये सारे रिएक्शन को मिला के हम क्या टर्म दे देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। सो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इसमें क्या हो सकता है, आइदर ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं जिसमें कुछ न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा, न्यू मॉलिक्यूल का कुछ फॉर्मेशन हो रहा, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जब ग्लूकोज का नंबर हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो ये ग्लूकोज को जितना यूज़ करना होता है सेल्स को वो यूज़ कर लेते हैं, और यूज़ करने के बाद ये क्या करेगा ग्लूकोज का, ये इसको स्टोर कर लेता है हमारा बॉडी ग्लाइकोजन के फॉर्म्स में। मतलब ये इस तरह से पूरा स्टोर हो गया एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, ग्लूकोज ग्लाइकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल के क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजन बना रहे हैं। मतलब ये एक एनाबोलिक रिएक्शन है। एनाबोलिक रिएक्शन मतलब क्या है, सिंथेसिस होना, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड का सिंथेसिस हुआ, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनाबोलिक रिएक्शंस। जब हमारे बॉडी में, मान लीजिए आप बहुत टाइम से कुछ खाना नहीं खाए हैं, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डेफिनेटली कम होता हुआ चलेगा। तो इस केस में हमारा बॉडी क्या करेगा, ये जो ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा था इसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देगा। सो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके हमें ग्लूकोज बनाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, और ऐसे रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। आप इससे इस तरह से मतलब याद कर सकते हैं कैटाबॉलिज्म, इसमें कैटा ये जो टर्म है इसको आप कट के नाम से याद कर सकते हैं। मतलब कट कर रहे हैं हम, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट रहे हैं। ओके, इसका मतलब हमारे बॉडी में जितने रिएक्शंस होते हैं वो आइदर सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं, या फिर हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस हैं वो ब्रेक डाउन करने वाले रिएक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है आपके, ये मैंने वैसे तो गूगल से लिया है, आप देख सकते हैं। आपने फूड इनटेक किया, फूड में क्या हो सकता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो फाइनली ब्रेक डाउन होते हैं एमिनो एसिड में। मतलब ये भी ऐसा एक रिएक्शन है, ये भी ऐसा एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें कि ब्रेक डाउन हो गया सब्सटेंस, राइट। और उसी एमिनो एसिड आगे चल के क्या कर सकता है, न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी कर सकता है। मतलब आगे सिंथेटिक रिएक्शंस होने लगेंगे। इसी तरह से सेम कार्बोहाइड्रेट में होता है एंड फैट्स में भी इसी तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे ये सवाल आता है कि अभी हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज़। मतलब हम ऐसे प्रॉपर्टीज़ को ढूंढ रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट हो। और अभी हमने देखा कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होना कितना ज़रूरी है। सोचिए अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म ना होता तो हम जो फूड इनटेक करते हैं वो डेफिनेटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और हमें एनर्जी नहीं मिल पाता। उसी तरह से जो प्रोटीन्स हम अपटेक कर रहे हैं वो आगे चल के हमें एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हम जानते हैं जो फूड पार्टिकल्स हम खाते हैं वो आगे चल के डेफिनेटली हमारे लिए एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं, एटीपी हमें बना के देते हैं और फाइनली हमारे लिए वो क्या है, एनर्जी सोर्स है। सो ये जो रिएक्शंस होते हैं या ये फिर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ये आपको सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एटीपी चाहिए। और ये जो एटीपी है ये कहाँ से एक्चुअली बन रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने के बाद हमें एटीपी मिल रहा है। सो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है आपको सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे और हम ये बोल सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म इज़ एन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। लेकिन यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा और एग्जाम्पल दिया गया है और एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा गया है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म्ड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग जो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं इसी को हम इन विट्रो रिएक्शंस बोल देते हैं। सो सेल में मान लीजिए कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो गया, ग्लूकोज बन गया और ये आगे चल के कुछ सिंथेसिस कर रहा है। सो ये जो रिएक्शंस है इसको अगर हम फाइनली एक टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, इसको आइदर लिविंग रिएक्शन बोलें या नॉन लिविंग रिएक्शन बोलें।
वैसे तो ये रिएक्शन ग्लूकोज का सिंथेसिस होना या ग्लूकोज का ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना ये सेल के अंदर हो ही रहा है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो देखने को मिल ही रहा है हमें। लेकिन ये रिएक्शंस को जब आप टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हो तो ना तो ये लिविंग रिएक्शंस होंगे ना ही ये नॉन लिविंग रिएक्शंस होंगे, लेकिन ये फाइनली सेल के अंदर अकर हो रहे हैं। इसी वजह से हम ये क्या बोल देते हैं कि ये रिएक्शन सेल के अंदर लिविंग रिएक्शंस हैं। ओके, सो यहाँ पे कंक्लूज़न ये आता है कि जो मेटाबॉलिज्म है ये इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्शियसनेस। ये हमारा फोर्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है कि हम किस तरह से हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जैसे कि ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है या केमिकल स्टिमुलस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप टच मी नॉट प्लांट को देखेंगे तो जब आप इस प्लांट के लीव्स को टच करते हैं तो जहाँ पे आप टच करेंगे ये लीव्स क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, मतलब ये फिजिकल स्टिमुलस का कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ ये रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली प्लांट्स में। प्लांट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए जो रूट्स होते हैं आप जानते हैं ये जियोट्रॉपिक होते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, मतलब जहाँ पे सॉइल रहता है उसी तरफ ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये सॉइल की तरफ अपने आप ही ग्रो करने लगे, तो ये एक तरह का रिस्पॉन्ड है स्टिमुलस की तरफ। उसी तरह से लाइट की तरफ फोटोट्रॉपिज्म में आप देख सकते हैं कि जो शूट होता है या जो फ्लावर्स होते हैं मोस्टली लाइट की तरफ बेंड होने लग जाते हैं। तो ये लाइट के लिए एक लाइट अगर स्टिमुलस है तो लाइट को ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसी तरह से टच के लिए भी रिस्पॉन्ड करते हैं ये लोग, ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसी तरह से अगर एनिमल्स को भी आप देखेंगे तो एनिमल्स से बहुत सारे एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया एनवायरनमेंट में तो ये डेफिनेटली क्या करने लगेंगे, स्वेटिंग होने लगेगा इनमें, और स्वेटिंग होकर ये लोग क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने लग जाएंगे। उसी तरह से अगर टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया, लो होते ही हमारा बॉडी क्या करने लग जाता है, शिवर करने लग जाता है, और ये शिवरिंग प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाएगा, बॉडी अपने आप ही नॉर्मल टेम्परेचर में फिर से आ जाएगा। सो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये रिएक्शंस आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो रिएक्शंस या फिर ये जो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली होता है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। क्या आप कभी भी कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो कोई रिस्पॉन्ड करता है क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो कॉन्शियसनेस है या फिर ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड है ये सिर्फ और सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर टोटल जो हमने आज देखा है उसका मैं समरी देखूँ तो हमने ये ढूंढने का कोशिश किया कि कौन कौन से इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हमें सबसे पहला इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिला है, मेटाबॉलिज्म मिला है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा मतलब रिएक्शंस है, ऑल द रिएक्शंस, ऑल सम टोटल ऑफ रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड बॉडी, और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में ये देखने को नहीं मिलता। एंड दूसरा इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या देखने को मिला है, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि कॉन्शियसनेस, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर जो पर्टिकुलर लिविंग बीइंग एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, वो कॉन्शियस हैं बोल सकते हैं, राइट। सो ये था आज का होल टॉपिक कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, और होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर मैं आऊँगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।